सुप्रभात बच्चों, आप अपने बैग से मणि का हिंदी पाठ पुस्तक निकालें। आज मैं आपको पाठ 8 पढ़ाऊँगी, मेरा विद्यार्थी जीवन। इसमें महात्मा गांधी जी ने अपने विद्यार्थी जीवन का से अवगत करवाया है कि उन्होंने विद्यार्थी जीवन उनका कैसा था। चलिए पढ़ते हैं। हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था। वो हाई स्कूल में मतलब कि बच्चों, हाई स्कूल मतलब कि 10th में शिक्षकों का प्रेम संपादन हमेशा रहता था। वह हमेशा शिक्षकों को प्रेम करते थे। हर साल माँ बाप को विद्यार्थियों की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। पहले बच्चों ऐसा होता था कि जब बच्चों के बारे में, जो बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें पत्र भेजा जाता था माता पिता को, जिससे उनके क्लास में उनका व्यवहार कैसा है ये उनके माता पिता को पता चले। उनमें से किसी भी दिन मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं गई। उन्होंने कहा कि मेरी कभी भी मेरे चाल चलन या पढ़ाई के बारे में कोई शिकायत घर नहीं गए। दूसरे दर्जे के बाद क्रमशः इनाम भी पाए और 5वें तथा 6वें दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपये और 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्तियाँ भी मिलती थीं उनको। मतलब कि दूसरे दर्जे मतलब सेकंड प्राइज़ में के बाद उनको कई इनाम मिले और 5वें तथा 6वें दर्जे में इनाम होता था 4 रुपये और 10 रुपये की छात्रवृत्ति मतलब वजीफ़ा मिलता था। तो बच्चों, ये छात्रवृत्तियाँ मिलने में मेरी योग्यता भी अपेक्षा तकदीर ने अधिक मदद की और उनके भाग्य ने भी अधिक साथ दिया। और ये छात्रवृत्तियाँ सब लड़कों के लिए नहीं होती थी। कुछ ही लड़के जो इस योग्यता के लिए होते थे उन्हीं को सिर्फ मिला जाता था। जिस तरह आपको कोई गिफ्ट, जब आप कोई किसी पार्टिसिपेट करते हैं किसी प्रतियोगिता में, तो आपको गिफ्ट इनाम मिलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसी तरह इसमें भी छात्रवृत्तियाँ मिलती थीं। और उस समय 40-50 छात्रों की कक्षा में सोरठ प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं हो सकते थे और उसमें मतलब 40-50 लड़कों के बीच में ये बहुत ही कम लड़के होते थे कि जिनको ये मिलता था। अपनी तरफ से तो मुझे यह याद है, गांधी जी ने कहा कि मुझे अपनी तरफ से यह याद है कि मैं अपने को बहुत ही योग्य ना समझता। वो अपने आप को योग्य नहीं समझते थे। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता और उनको अगर छात्रवृत्ति या इनाम मिलता था तो वो बड़े आश्चर्यचकित रहते थे। परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बड़ा ख्याल था। वो मतलब किस तरह रहते थे, उनको इस चीज़ का किस तरह रहना है, क्या करना है, इस चीज़ का उनको ख्याल रहता था। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता। और अगर मैं वो कह रहे थे कि अगर किसी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता तो मुझे रोना आ जाता था। यदि मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता जिसके लिए शिक्षक को उलाहना देना पड़े अथवा उनका ऐसा ख्याल भी हो जाए तो वह मेरे लिए असह्य हो जाता था। मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा भी था। उन्होंने एक बार मार भी खाई थी। मुझे इस बात का तो दुख हुआ कि पिटा, परंतु इस बात का महा दुख हुआ कि मैं इस दंड का पात्र समझा गया। मैं फूट फूट कर रोया। यह घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की है। उस समय दोरावजी ऐदल जी गीमी हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रिय थे क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, विधि पूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते थे। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट लाजमी कर दी, मतलब रेगुलर कर दी कि बड़े विद्यार्थियों को क्रिकेट और कसरत जरूरी है। मेरा मन उनमें ना लगा।
लाजमी होने के पहले तो मैं कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में भी कभी ना जाता। मतलब कि वो ज़रूरी, मतलब कंपलसरी कर दिया गया, और वो जब किया उससे पहले वे नहीं जाते थे। मेरा झेंपूपन भी एक कारण था। वह क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि वे संकोची थे। अब मैं देखता हूँ कि कसरत से अरुचि मेरे कसरत जो है मेरी से अरुचि मेरी भूल थी। मतलब कि कसरत से मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था, तो वो मेरे लिए मेरी गलती थी, भूल थी। उस समय मेरे ऐसे गलत विचार थे कि कसरत शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं। आगे चलकर मैंने समझा कि व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए विद्या अध्ययन में उतना ही जरूरी है, स्थान होना जरूरी है जितना कि मानसिक शिक्षा का। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में ना जाने से कोई नुकसान ना हुआ। अगर वो कसरत में नहीं गए तो उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। खुली हवा में घूमना अच्छा होता है, यह मुझे पसंद आया, और तभी से मुझे घूमना अच्छा लगने के कारण घूमने जाने की आदत मुझे पड़ गई। तो अब तक है। वो कहे कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि सुबह जो टहलते हैं, मॉर्निंग वॉक जो करते हैं, उनको वो चीज़ उन्हें बहुत पसंद आई, और वे हमेशा सुबह घूमने के लिए, टहलने के लिए निकलते थे, और घूमना उनके लिए ये उन्हें पसंद आया। घूमना भी एक तरह का व्यायाम है, और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। मतलब कि इस कारण उनका शरीर जो है बहुत अच्छा हो गया। अरुचि का दूसरा कारण था कि पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा। उन्होंने इसलिए उनका मन वहाँ से हट गया कि उनको पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा होती थी। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता। तब कसरत लाजमी कर दी गई, तब इस सेवा में विघ्न उपस्थित होने लगा। जब तक कसरत की जो शिक्षा है वो लाजमी कर दी गई, उसके बाद वे अपने पिताजी की सेवा नहीं कर पा रहे थे, तो उनको विघ्न उपस्थित होने लगा। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए कसरत से माफ़ी मिलनी चाहिए, परंतु गिमी साहब क्यों माफ़ी देने लगे? मतलब वो सर क्यों माफ़ी देने लगे? एक शनिवार को सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे कसरत में जाना था। मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता न चला। बादलों से मुझे धोखा हुआ। जब तक कसरत के लिए पहुंचता तब तक तो सब लोग चले गए थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। मुझसे कारण पूछा। कारण तो जो था सो ही मैंने बतलाया। उन्होंने उसे सच ना माना और मुझ पर 1-2 आना, ठीक याद नहीं कि कितना जुर्माना लगाया। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं यह कैसे साबित करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर कोई उपाय ना रहा था। मन महसूस कर रह जाना पड़ा। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में मुझसे ऐसी वह पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ स्मरण है कि अंत में मेरा जुर्माना जो है माफ़ करा पाया था। कुछ दिन बाद कसरत से छुट्टी मिल गई, और कुछ दिन बाद जो कसरत की क्लास थी उससे उन्हें छुट्टी मिली। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास रखना चाहता हूँ, तब जाकर उससे
छुटकारा मिला। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। उन्होंने व्यायाम की क्लास भले ही छोड़ दी थी, पर उन्होंने घूमना जारी रखा था। इस कारण शरीर से मेहनत न लेने की भूल के लिए शायद मुझे सजा न भोगनी पड़ती हो, परंतु एक दूसरी भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेख होने की जरूरत नहीं। यह कुबुद्धि मेरे मन में जाने कहाँ से आ गई थी, जो ठेठ विलायत जाने तक रही। बच्चों, सुलेख मतलब होता है कि जो आप राइटिंग करते हैं वो आपको हमेशा करनी चाहिए, इससे राइटिंग अच्छी बनती है। और महात्मा गांधी जी ने जो राइटिंग होती है सुलेख, उन्होंने करना जरूरी नहीं समझा, पर उनको बाद में उससे क्या नुकसान हुआ ये सुनिए। और ख़ासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े युवकों के मोती के दाने की तरह अक्षर देखे, तब तो मैं बहुत लजाया और पछताया। तब वे क्या कहे, उन्हें क्या हुआ कि वो लजाए भी और पछताए भी कि मैंने देखा कि खत लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। मतलब गंदी राइटिंग अधूरी शिक्षा की निशानी है। मैंने पीछे से अपना लेख सुधारने की कोशिश भी की, परंतु पक्के घड़े पर मिट्टी कब तक चढ़ सकती है। मतलब जिस तरह पक्के घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ सकती, उसी तरह जिस बात की अवहेलना मैंने जवानी में की, उसे मैं फिर आज ना सुधार सका। हर एक नव युवक और युवती मेरे उदाहरण को देख चेते और समझे कि अच्छा खत विद्या का आवश्यक अंग है, अच्छी राइटिंग विद्या का आवश्यक अंग है। खत सुधारने के लिए लेखन कला आवश्यक है। मैं तो अपनी यह राय बताता हूँ कि बालकों को आलेखन कला पहले सीखनी चाहिए। लिखना, राइटिंग बनाना पहले सीखनी चाहिए। बच्चों, आप भी 1 पेज राइटिंग डेली किया करिए, जिससे आपकी राइटिंग में सुधार हो। चलिए अब पढ़ते हैं। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचानने लगता है। अब जब आलेखन कला सीख कर चित्र इत्यादि निकालना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर छापे की तरह हो जाए, मतलब अच्छे सुधर जाएं। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ती थी। संस्कृत जो थी उन्हें रेखा गणित से भी कठिन लगती थी। रेखा गणित में तो रटने की कोई बात ना थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था। यह विषय भी 4ठी कक्षा से शुरू होता था। अब बच्चों, उनके समय में 4ठी कक्षा से संस्कृत विषय चालू हो जाता था। 6ठी कक्षा में जाकर मेरा दिल तो बैठ गया। संस्कृत शिक्षक बड़े सरल आदमी थे। विद्यार्थियों को बहुतेरा पढ़ा देने का लोभ उन्हें रहा करता था। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा सी रहती थी। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी लोग आपस में बात करते कि फारसी बड़ी सरल है और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। विद्यार्थी जितना याद करता उतने पर भी वह निभा लेते हैं। बाल कोचित स्वभाव सहज होने की बात से मैं ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जाकर बैठ गया। उन्होंने कहा कि संस्कृत से आसान तो फारसी है। बच्चों ने बोला कि और वो जो सर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, सीधे स्वभाव के हैं। तो ये सोचकर वे फारसी की कक्षा में जाकर बैठ गए। संस्कृत शिक्षक को इससे दुख हुआ और जो संस्कृत के शिक्षक हैं उन्हें ये दुख हुआ
कि वे वहाँ जाके बैठ गए। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ। मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो उसमें रस की घूंट मिलेगी। तुमको इस तरह निराश ना होना चाहिए। उन्होंने समझाया कि जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है वो मुझसे पूछो। मैं चाहता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को जो तकलीफ़ है मैं बता सकूँ संस्कृत में। तुम फिर भी मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ, शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी ना पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह न ले पाता। अब उन्होंने कहा कि मुझे उनका उपकार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे जितना भी सिखाया उससे मैं संस्कृत के जो शास्त्रों को, जो संस्कृत की पुस्तकें हैं उनका ज्ञान ले रहा हूँ, नहीं तो मैं पढ़ ना पाता। बल्कि मुझे तो इस बात का पश्चाताप रहता कि मैं अधिक संस्कृत ना पढ़ सका, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना ना रहना चाहिए। बच्चों, संस्कृत भी जिस तरह और विषय हैं पढ़ते हैं आप, उनका ज्ञान लेते हैं, उसी तरह संस्कृत का भी ज्ञान लेना जरूरी है। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारत के उच्च शिक्षण क्रम में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की जरूरत नहीं। यद्यपि विधि पूर्वक भाषाएं पढ़ाई जाएं और सब विषयों पर अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा कराने का बोझ हम पर ना हो, तो पूर्वोक्त भाषाएं भार रूपी ना मालूम हो। बच्चों, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो उन्होंने कहा कि हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी सभी भाषाओं को स्थान मिलना चाहिए, पर जितना अंग्रेजी पर जोर ना डालकर सभी भाषाओं पर इसका ध्यान अच्छे से भाषाओं को पढ़ाना चाहिए, जिससे कि उन भाषाओं का कोई भार ना हो पर बच्चों के, बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगे। उन्हें जब पढ़ें तो बहुत ही वो अच्छे से बच्चे पढ़ सकें और उसका आनंद उठा सकें। फिर जो एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है, उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत, इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यही फारसी और अरबी साक्षात्कार से, आत्मज्ञान से वैष्णव संप्रदाय में जन्म होने के कारण बार बार हवेली जाता था, परंतु उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न ना हुई। हवेली का वैभव मुझे पसंद ना आया। हवेलियों में होने वाले अनाचारों की बातें सुन सुनकर मेरा मन उसके संबंध में उदासीन हो गया। वहाँ से कुछ धर्म प्रेरणा ना मिली, परंतु जो चीज़ मुझे हवेली से ना मिली वह अपनी दाई के पास से मिली, जो घर में रहती हैं, उनसे उन्हें प्रेरणा मिली। वह हमारे कुटुंब में पुरानी नौकरानी थी, वे उनके कुटुंब की पुरानी नौकरानी थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद आता है। मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं भूत प्रेत से डरा करता था। रंभा ने मुझे बताया कि उसकी दवा राम नाम है। राम नाम जो आज मेरे लिए अमोघ शक्ति बन गया है, उसका कारण यहाँ रंभा दाई का बोया हुआ बीज ही है। वे पहले डरा करते थे, तो उनकी जो दाई माँ थी, उन्होंने बोला कि राम का नाम लेने से डर भाग जाता है,
तो उनका अब एक शक्ति बन गई राम नाम, और उनके सिखाया हुआ यह व्यवहार उनको उनके काम आया। मैं अच्छी तरह इस बात को अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पढ़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं। इसीलिए बात अब मुझे बहुत खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पाठन ना हो पाया। बच्चों, जितना आप बचपन में अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं, फिर समय आने पर वो चीज़ें आप नहीं कर पाते। इसीलिए बच्चों, बचपन में हमें हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और आपको इसमें बताया है कि राइटिंग सुलेख भी करना चाहिए, जो आप काम नहीं कर पा, बड़े होकर तो ये काम नहीं कर सकते ना। इसीलिए आप अभी समय को ना खोकर आप अभी से, आज ही से आप सुलेख करिए, और धार्मिक पुस्तकें जो हैं वो आप उसका ज्ञान, उसको पढ़िए और उसका ज्ञान लीजिए। बच्चों, ये पाठ आप ज़रूर पढ़िएगा।